नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एक लेक्चर सीरीज़ हम आपके साथ चला रहे हैं जहां पे उत्तर प्रदेश पीसीएस के पुराने वर्षों के मेंस पेपर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। वर्ष 2018 से हमने इसकी शुरुआत की थी। जीएस 3 के कई सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। अब अपने आज के लेक्चर में उसके आगे के सवाल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे कुछ पेड कोर्सेज चलते हैं। यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड होता है। अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो दिए गए दो में से किसी भी नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में। वर्ष 2013 में ये अधिनियम लागू किया गया था। यहाँ आपको इसके प्रावधानों के बारे में उल्लेख करना है, उसकी चर्चा करनी रहेगी। और इसका जो दूसरा भाग है उसमें आपको खाद्य सुरक्षा को बेहतर बनाने हेतु, सुदृढ़ बनाने हेतु किन सुधारों की आवश्यकता है, इस बात को समझाना होगा। यानी क्वेश्चन के दो भाग हैं। सबसे पहले तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में ये बात करता है, फिर बताता है या पूछता है आपसे कि फूड सिक्योरिटी के जो सिनेरियो है उसको मजबूत करने के लिए क्या क्या रिफॉर्म्स लाने चाहिए। दो यहाँ पे कीवर्ड है, डिस्कस और एक्सप्लेन, या फिर आपको उल्लेख करना है और दूसरे भाग में आपको समझाना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम दो भागों में बांट के ही आंसर करेंगे। पहले भाग को आंसर करते वक्त हम क्या करेंगे, हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का थोड़ा सा बैकग्राउंड देंगे। जैसे कि हम बता सकते हैं कि वो 2013 में शुरू किया गया। दूसरी बात आप ये बता सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट है, ये जो अधिनियम है, यह दर्शाता है कि अब हम कल्याण आधारित दृष्टिकोण की जगह अधिकार आधारित दृष्टिकोण की तरफ चल निकले हैं। यानी एक समय जो हम लोग वेलफेयर बेस्ड अप्रोच पे काम किया करते थे, अब हमने उससे एक शिफ्ट ले लिया है राइट बेस्ड अप्रोच की तरफ। अब अधिकारों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो इस प्रकार आप थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, फिर आप इसके सीधे प्रोविजंस पे आ जाइए और डिटेल में डिस्कस कीजिए इसके सेलिएंट फीचर या फिर इसके क्या क्या प्रावधान हैं। फिर जो प्रश्न का दूसरा भाग है उसको एड्रेस करते हुए आप लिखें कि इस खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या ऐसे सुधार हैं जो अनिवार्य हैं, जो आवश्यक हैं। अब इसका आप उत्तर तभी बेहतर तरीके से दे पाएंगे जब आपको ये मालूम हो कि देश में क्या क्या समस्याएं खाद्य सुरक्षा से संबंधित एग्जिस्ट कर रही हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम्स का नॉलेज यहाँ पे होगा तो आसानी से आप उससे संबंधित सल्यूशन यहाँ पे लिख पाएंगे। फिर इसका आपको निष्कर्ष किस प्रकार से लिखना है, देखिए आपको यहाँ पे सजेशन देते हुए क्वेश्चन को एंड करना होगा। आपको सजेस्ट करना होगा कि वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, या फिर आप लिख सकते हैं कि अगर सही ढंग से इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया, सही से कार्यान्वयन किया गया और राजनीतिक इच्छा शक्ति यहाँ पे सही रही तो ये अपने वांछित परिणाम प्राप्त कर सकता है। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग किस प्रकार से इसका उत्तर हमने बनाया है। सबसे पहले हमने लिखा है 2013 वर्ष में इसको अनेक्ट किया गया था और ये जो अधिनियम है यह दर्शाता है कि अब हम कल्याण आधारित दृष्टिकोण की जगह अधिकार पर आधारित दृष्टिकोण की ओर केंद्रित हो चुके हैं। फिर इसके सेलिएंट फीचर या फिर इसके जो प्रावधान है हम लोग उसका उल्लेख करेंगे। सबसे पहले इसमें टीपीडीएस की हम लोग बात करेंगे, यानी टारगेटेड पीडीएस सिस्टम की बात करेंगे। इसमें कहा गया है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो कवरेज होगी वो दो भागों में डिवाइड की जाएगी। एक तो 75% जो कवरेज होगी वो रूरल एरिया से आएगी और 50% जो कवरेज होगी वो अर्बन या फिर शहरी एरिया से आएगी। यानी करीब 75% जो है वो ग्रामीण आबादी को कवर किया गया है और 50% शहरी आबादी को कवर किया गया है। अब जो दोस्तों ये रूरल और अर्बन आबादी को कवर किया गया है, इसको आइडेंटिफाई कौन करेगा, इसको पहचानेगा कौन? तो ये भूमिका राज्यों की या फिर यूनियन टेरिटरीज की यहाँ पे फिक्स की गई है। उसके अलावा इस
पर्टिकुलर कवरेज के तहत जो व्यक्ति इसमें आ रहे हैं उनको 5 किलो हर व्यक्ति हर महीना राशन दिया जाएगा। और अगर वहीं पे कोई अंत्योदय में आता है, यानी सबसे गरीब, यानी पुअरर ऑफ द पुअर, गरीबों में भी जो सबसे गरीब सेक्शन है, उसके लिए थोड़े से बदलाव किए गए हैं। उसके लिए 35 किलो हर एक हाउस होल्ड, हर एक घर को दिया जाएगा हर महीने। तो यहाँ पे जो पात्रता है उसको कुछ हद तक अलग रखा गया है और परिवार के संदर्भ में इस पात्रता को रखा गया है। लेकिन जो ऊपर वाली पात्रता है, जो इस सेक्शन में जो गरीब आ रहे हैं उनको कवर करती है, उसमें प्रति व्यक्ति के अनुसार ये पात्रता रखी गई है। फिर ये जो अनाज मिल रहा है इसके पैसे कितने लगेंगे, तो देखिए इसको सब्सिडाइज्ड प्राइस पे बेचा जाएगा, यानी रियायती मूल्यों पर बेचा जाएगा। अब अगर प्राइस की बात करें तो जो चावल है उसको 3 रुपये प्रति किलो, जो गेहूं है उसको 2 रुपये प्रति किलो और जो मोटा अनाज है उसको 1 रुपये प्रति किलो पे बेचा जाएगा। हालांकि शुरुआत में ऐसा होना था कि 3 साल तक ही ये प्राइस चलने थे, पर अब हम देखते हैं कि यही प्राइस कंटिन्यू हो रहे हैं। हमने देख लिया कि हाउस होल्ड का आइडेंटिफिकेशन का जो जिम्मा है वो सौंपा गया है राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को। वो ऐसे परिवारों की पहचान करेंगे जो इस स्कीम के तहत एलिजिबल हैं या फिर पात्र हैं। फिर इसी स्कीम में एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया गया है महिलाओं को और बच्चों को, यानी पोषण संबंधी सहायता भी दी जा रही है इसी पर्टिकुलर स्कीम में। अब इसके 2 प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले तो गर्भवती महिलाएं या फिर स्तनपान कराने वाली महिलाएं और ऐसे बच्चे जो 6 महीने से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के एज ग्रुप में कहीं पढ़ते हैं, उन लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। और किसके अनुसार? एकीकृत बाल विकास सेवाओं या ICDS और मिड डे मील स्कीम में जिस प्रकार का पोषण देने का निर्धारित किया गया है, उन्हीं मानदंडों के अनुसार आपको भोजन का अधिकार दिया गया है यहाँ पे। उसके अलावा कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चे कुपोषित हैं या फिर वो मैलन्यूट्रिशन्ड हैं। ऐसे बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक उच्च पोषण के मानकों का प्रावधान है, इनको उच्च पोषण दिया जाएगा। यहाँ जो गर्भवती महिला है वो गर्भ धारण करने से लेकर बच्चे के जन्म के बाद 6 महीने तक इस स्कीम का लाभ उठा पाएंगी। उसके अलावा दोस्तों, अगर ये सब जो लिखा हुआ है इस प्रकार की फूड सिक्योरिटी नहीं प्रदान की गई, तो जो भी बेनिफिशियरी हैं, जो भी इसके अंदर एलिजिबली बेनिफिशियरी हैं, उनको फूड सिक्योरिटी का एक अलाउंस दिया जाएगा, यानी एक भत्ता दिया जाएगा फूड सिक्योरिटी के नाम पे। और अगर किसी भी प्रकार से आपके साथ कुछ ज्यादती की गई हो या फिर आप कोई समस्या का सामना कर रहे हो, तो यहाँ पे ग्रीवेंस रिड्रेसल के मैकेनिज्म का भी प्रावधान है। जल्दी से जल्दी आपकी समस्या का यहाँ पे निपटान किया जाएगा। और ऐसे ग्रीवेंस रिड्रेसल से संबंधित जो संस्थान हैं वो राज्य के लेवल पे एस्टैब्लिश किए जाएंगे और साथ में डिस्ट्रिक्ट या फिर जिले के लेवल पे भी एस्टैब्लिश किए जाएंगे। तो ये तो आपका प्रश्न का पहला भाग एड्रेस हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्न के दूसरे भाग की तरफ। यहाँ पे फूड सिक्योरिटी के बारे में बताया गया है। पूछा गया था कि किस तरीके से फूड सिक्योरिटी या फिर खाद्य सुरक्षा को बढ़ाया जा सकता है, क्या आवश्यक सुधार इनमें ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हम भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बताई गई बात को यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केंद्रीय निर्गम मूल्यों को संशोधित करना महत्वपूर्ण है, यानी सेंट्रल इशू प्राइजेज TPDS सिस्टम के अंदर रिवाइज करने चाहिए। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे सेंट्रल इशू प्राइस क्या होते हैं। देखिए, जो केंद्र सरकार होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो किसान से जब अनाज खरीदती है तो MSP पे खरीदती है, उसको हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। फिर वही अनाज वह अलग अलग राज्यों को बेचती है और फिर वो राज्य नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट या फिर दूसरी वेलफेयर स्कीम्स के अंतर्गत आने वाले जो भी बेनिफिशियरी हैं, जो इसके पात्र हैं, उनको वही अनाज कम मूल्यों पे, रियायती मूल्यों पर देता है। तो जब सेंटर स्टेट को ये सामान बेचता है, तो जो जिस प्राइस पे सेंटर बेचता है उसको कहा जाता है सेंट्रल इशू प्राइस या फिर केंद्रीय निर्गम मूल्य। तो इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया ये जो प्राइस है इनको रिवाइज करना, इनको चेंज करना अब अति आवश्यक है। उसके अलावा स्टोरेज मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्टेशन से
संबंधित सिस्टम्स को भी बेहतर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भंडारण, प्रबंधन और परिवहन को लक्षित करने वाले जो भी आयाम हैं उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। उनसे संबंधित नीति को बेहतर करने की ज़रूरत है। जो अनाज की बर्बादी होती है उसको कंट्रोल करना चाहिए, उसको नियंत्रित करना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? जब हम लोग इसको हैंडल करने वाले व्यक्तियों को ट्रेनिंग देंगे और उनको शिक्षा प्रदान करेंगे। अभी होता क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार बेनिफिशियरी या फिर लाभार्थी को पहचाना जाता है। अब आप जानते हैं कि 2011 और 2021 में कितना डिफरेंस आ चुका है। तो इसीलिए वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए इस सूची को अपडेट करना चाहिए, इस सूची को चेंज करके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थियों को लाना चाहिए। अब दोस्तों अगर हम इससे संबंधित कुछ तथ्य देखें तो जो फूड सिक्योरिटी है इसके 4 अलग अलग आयाम होते हैं। सबसे पहले तो फूड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और कैसा भी फूड नहीं, क्वालिटी फूड होना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में वो अवेलेबल होना चाहिए। फिर दूसरा होता है एक्सेस, यानी कि लोगों के पास इतनी इनकम, इतनी आय होनी चाहिए कि वह लोकल मार्केट से या डोमेस्टिकली इस फूड को परचेज कर सकें। उसके अलावा इसका यूटिलाइजेशन बेहतर ढंग से होना चाहिए, यानी कि स्टोरिंग या फिर भंडारण अच्छा होना चाहिए। प्रसंस्करण के पर्याप्त वहाँ पे केंद्र होने चाहिए। और उसके अलावा चौथा इसका आयाम है स्टेबिलिटी, कि हर समय फूड अवेलेबल रहना चाहिए, चाहे कोई भी क्राइसिस की परिस्थिति आ जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि हमको खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़े। फूड की हमेशा अवेलेबिलिटी बनी रहनी चाहिए। तो अगर ये बनी रहेगी तो हम कहते हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ फूड भी बनी हुई है। फिर चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे हमको MSME के बारे में बताना है, यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के बारे में बताना है। और ये बताना है किस प्रकार से भारत की आर्थिक समृद्धि तथा रोजगार संवर्धन में वह बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इस कथन का आपको परीक्षण करना है। यहाँ पे एग्जामिन है कीवर्ड, यहाँ पे है परीक्षण कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस उत्तर को शुरू करने से पहले, क्योंकि MSME के बारे में पूछता है ये, तो MSME के संबंध में आपको कुछ चीज़ें लिखने होंगी। उसकी इम्पोर्टेंस का आपको यहाँ पे बखान करना होगा, उसका महत्व क्या है। जैसे कि आप यहाँ लिख सकते हैं कि वो बैकबोन है हमारी इंडियन इकोनॉमी की। उसके अलावा आप लिख सकते हैं कि वो एक लोकल एंटरप्रेन्योर के एस्पिरेशंस को, उसकी आकांक्षाओं को पूरा करने का एक साधन भी है। तो इस प्रकार से आप इंट्रोडक्शन पूरा कर देंगे। फिर जब आप आगे जाएंगे, आगे बॉडी में आप लिखेंगे कि MSME ने किस प्रकार से भारत में आर्थिक विकास के लिए अपनी भूमिका निभाई है, क्या उसे कंट्रीब्यूशन रहे हैं। यहाँ पे कोशिश करें कि आप उदाहरण का जिक्र ज़रूर करें। फिर जब आप निष्कर्ष लिखें तो इस तथ्य को दोहराएं कि भाई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे इस बात को दोहराने से हुआ ये, जो ऊपर आपने लिखा है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल गई, और ज़्यादा जोर मिल गया। आइए अब दोस्तों देखते हैं किस प्रकार से हमने इसका उत्तर लिखा है। MSME के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो शुरुआत में हमने लिखा है कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, उसकी बैकबोन है, और कई सारे उद्यमियों के प्रयासों और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने का एक साधन है ये। तो इस प्रकार से आपने इंट्रोडक्शन लिखा। अब दूसरे भाग पे चलते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के। इसमें कंट्रीब्यूशन लिखना है या फिर इनके योगदान लिखने हैं MSME के। तो सबसे पहले तो आप ये लिख सकते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट बनाते हैं, ये प्रोडक्ट लोकल मार्केट में भी बिकता है और फॉरेन मार्केट में भी बिकता है। अब क्योंकि लोकल मार्केट में बिकता है तो ये डिमांड को मीट करने के लिए सप्लाई करते हैं। जब ये सप्लाई बढ़ाते हैं तो इससे क्या होता है, हमको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, इंपोर्ट पे हमारी डिपेंडेंस कम हो जाती है। और साथ में क्योंकि ये डिमांड को मीट करते हैं, इनके प्रोडक्ट मार्केट में बिकते हैं, तो भारत की GDP में भी ये कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना पहला पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं कि MSME जो है वो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अपना वर्चस्व बढ़ा रहे हैं। उनके जो प्रोडक्ट हैं वो घरेलू मार्केट में भी बिकते हैं और वैश्विक बाज़ारों में भी बिकते हैं। इससे वो क्या कर रहे हैं, वो मांगों को पूरा कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार के उत्पाद और सेवाओं को वह प्रदान कर रहे हैं। फिर ये हमने एक फैक्ट लिखा कि 2018-19 के बीच भारत के कुल निर्यात में MSME द्वारा बनाए गए जो उत्पाद हैं उसकी हिस्सेदारी करीब 48% रही है। यानी एक्सपोर्ट कितना ज़्यादा कर रहे हैं आप ये देख रहे हैं, और एक्सपोर्ट करेंगे तो भारत में पैसा आएगा, भारत में जो पैसा आएगा वो भारत की GDP को बढ़ाने में काम आएगा। उसके अलावा नई नई MSME सेटअप होती हैं तो ये रोज़गार के नए अवसर प्रदान करती हैं लोगों को। और साथ ही साथ अच्छी बात यह है
कि अपेक्षाकृत कम पूंजी लागत पर यह इस प्रकार के रोजगार के अवसर बनाती है। साथ ही कई बार देखा गया है कि ये पिछड़े क्षेत्रों में जाके अपनी फैक्ट्रीज, अपनी इंडस्ट्रीज सेटअप करते हैं, तो उससे उन पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकरण का एक माध्यम बनते हैं ये, और वहाँ पे भी रोजगार सृजन करते हैं, जिससे कि उस क्षेत्र में उन्नति होती है। तो किसी ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्र के विकास के लिए एमएसएमई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अगर इस प्रकार के पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास होगा तो ये तो तय है कि धीरे धीरे करके क्षेत्रीय असमानताएं कम होने लगेंगी। फिर दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ एक डेटाज का उल्लेख किया है जिससे अपने पॉइंट्स को और ज़्यादा मजबूती देने की कोशिश की है। जैसे अगर हम बात करें तो नॉन एग्रीकल्चरल एमएसएमई में करीब 10 मिलियन से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, यानी वो कितने बड़े तादाद में इस देश में रोज़गार प्रदान करता है। उसके अलावा अगर बात करें, अगर पूरे सेक्टर को साथ में लें तो करीब 100 मिलियन लोग इस क्षेत्र में एम्प्लॉयड हैं, यानी ये देश में रोज़गार का एक प्रमुख स्रोत है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। इसी सब से हमने जैसे पीछे देखा, ये जीडीपी में भी अहम योगदान निभाता है, अहम योगदान देता है। फिर कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार जो सोशली बैकवर्ड ग्रुप हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े समूह हैं, उनके पास करीब 66% एमएसएमई का स्वामित्व है। यानी एमएसएमई जो है इन पिछड़े वर्गों को भी आगे लाने में, इनके उत्थान में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि ये वल्नरेबल सेक्शंस को या कमज़ोर वर्ग को समाज में सुव्यवस्थित करने में मदद करता है। इसीलिए ये इंक्लूसिव ग्रोथ अचीव करने का एक माध्यम बन सकता है। उसके अलावा क्योंकि ये सोशली बैकवर्ड ग्रुप को आगे बढ़ाता है, उनके ऊपर फोकस करता है, उनको रोज़गार के मौके देता है, एंटरप्रेन्योरशिप के मौके देता है, इसी वजह से ये सोशल जस्टिस का भी एक माध्यम बन सकता है। इस तरीके से दोस्तों आपको पॉइंट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे, यानी सामाजिक न्याय का एक माध्यम बन के ये उभरता है। फिर हमने देखा है कि इसी वल्नरेबल सेक्शन में महिलाओं का भी एमएसएमई के संदर्भ में अच्छा पार्टिसिपेशन है। तो इसी वजह से जो एमएसएमई है वो महिला सशक्तिकरण में भी अहम भूमिका निभाता है। अब इतने सारे पॉइंट जो हमने देखे, किस प्रकार से ये अर्थव्यवस्था के विकास में, रोज़गार के अवसरों के प्रसार में मदद करता है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि एमएसएमई भारत की अर्थव्यवस्था का विकास चालक है, यानी ग्रोथ ड्राइवर है इंडियन इकोनॉमी का। तो जो आपने ऊपर पॉइंट्स लिखे, नीचे उसी को आपने दोहरा दिया कि इन पॉइंट्स के अनुसार ये कहना बिल्कुल ठीक रहेगा कि इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन, उसका ग्रोथ ड्राइवर एमएसएमई है। फिर अगर आपके एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि इससे जुड़ी हुई क्या चुनौतियां हैं, तो देखिए सबसे पहले तो लाल फीताशाही। कई बार कई लोगों को जब एमएसएमई नई डालनी होती है, कोई नई फर्म डालनी होती है, तो उनको लंबी लाइन में वेट करना पड़ता है, उनकी फ़ाइल डिपार्टमेंट में घूमती रहती है, और जो समय है क्लियरेंस का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये उनके लिए एक डीमोटिवेटिंग बात होती है, उनको हतोत्साहित करती है इस प्रकार की प्रतिक्रिया। उसके अलावा यहाँ पे इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस जो हैं वो भी बहुत ढीले हैं, वो करीब 8 वर्ष ले लेते हैं पूरा होने में। यह विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार की गई बात है। उसके अलावा करीब 94% जो एमएसएमई यूनिट्स हैं, जो छोटे छोटे एंटरप्राइजेज हैं, वो अनऑर्गेनाइज्ड या फिर असंगठित क्षेत्र में हैं। तो इससे होता यह है, उनमें काम करने वाले जो भी वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर कर दिया जाता है, यानी सोशल सिक्योरिटी के कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते, क्योंकि वो लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में ना होकर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं। कई बार जो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका अभाव रहता है एमएसएमई में, जिसकी वजह से उसकी उत्पादन दक्षता भी कम हो जाती है। आने वाला जो युग है अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का, ऑटोमेशन का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये एमएसएमई के लिए भविष्य में एक खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जो एमएसएमई के कारखाने वे हस्तशिल्प का उत्पादन करते हैं। तो अगर मशीन्स आ गई तो इस युग को देखते हुए संभावना बहुत ज़्यादा है, तो जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। एक समस्या ये भी है कि रिसर्च और डेवलपमेंट या फिर अनुसंधान और विकास के लिए ज़्यादा मेहनत एमएसएमई में की नहीं जाती। इसकी वजह से कई क्षेत्रों में ये पीछे रह जाता है, प्रतिस्पर्धा के मामले में ये बाकियों से पीछे रह जाता है, और जिसकी वजह से वो छोटे ही बने रहते हैं और उनका एक्सपेंशन उनको
बढ़ने की जो इच्छा होती है उसको ये चीज़ प्रभावित करती है। फिर डिजिटल प्रेजेंस भी उनकी कुछ खास नहीं है, उनको अलग अलग तरीक़ों से जो अभी डिजिटल पेमेंट आ रही है उसके साथ जुड़ना होगा। तकनीक नई जो आ रही है उनको अपनाना चाहिए, ई भुगतान को स्वीकार करना चाहिए, तभी वह अभी के समय में बाकियों से अच्छे से compete कर पाएंगे। वरना अगर इसी प्रकार चलता रहा, तकनीक में वो पीछे रहे, तो बाकी लोग तो आगे निकल जाएंगे और जो MSMEs हैं वो पीछे रह जाएंगी। दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा अगला प्रश्न है वो है उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में जो अंतर क्षेत्रीय असमानताएं मौजूद हैं उसके बारे में हमको लिखना है यहाँ पे। और जो पिछड़े क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में, उनके विकास में क्या क्या ऐसे कारक हैं जो बाधा बन रहे हैं, उनका यहाँ पे उल्लेख करना है। तो आपका जो कीवर्ड है वो है एक्सप्लेन या फिर उल्लेख करें। अपने उत्तर की शुरुआत आप ये लिख के कह सकते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश जो है उसमें कई सारी जो है क्षेत्रीय असमानताएं मौजूद हैं, उसकी वजह से वो नकारात्मक तरीके से प्रभावित है। और फिर आप ये संक्षिप्त में पहले उल्लेख करें कि ये क्षेत्रीय असमानताएं किस प्रकार से राज्य के विकास को प्रभावित करती हैं। फिर आप बताएं किस प्रकार से इन असमानताओं के कारण राज्य को अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब इन बातों को मजबूती प्रदान करने के लिए आप एग्जाम्पल्स का या उदाहरण का सहारा ले सकते हैं। फिर अंत में आप लिखें कि राज्य सरकार ने इनसे निपटने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, और इस तरीके से एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव नोट पे आप अपने उत्तर को समाप्त करें। अब देखिए दोस्तों, इस उत्तर को शुरू करने से पहले हमने ये बात को माना है, ये एक्नॉलेज किया है कि हाँ, उत्तर प्रदेश में कई सारी रीजनल डिस्पैरिटीज़ प्रेजेंट है, यानी क्षेत्रीय असमानताओं से ये जो राज्य है ये ग्रसित है। यहाँ पे गरीबी भी एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर के सामने आती है उत्तर प्रदेश के लिए। इसकी वजह से होता क्या है, जो राज्य है उसका आर्थिक विकास रुक जाता है, उसमें बाधा आती है, उसका नकारात्मक प्रभाव इस आर्थिक विकास पे पड़ता है। अब ये जो हम लोग क्षेत्रीय असमानताएं बोल रहे हैं, इसका तात्पर्य ये है कि इस राज्य के कुछ हिस्से जो हैं वो बाकी हिस्सों से आगे हैं और कुछ हिस्से ऐसे हैं वो बहुत ही पिछड़े हुए हिस्से हैं। तो इस प्रकार जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, उसके एक्सटेंट, उसकी इंटेंसिटी, उसके लेवल अलग अलग हैं अलग अलग क्षेत्रों में। फिर हम लोग चैलेंजेस की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम लोग पर कैपिटा इनकम लेते हैं, एवरेज यानी औसत प्रति व्यक्ति की आय हम लेते हैं, तो पूरे राज्य के संबंध में मध्य उत्तर प्रदेश की औसत प्रति व्यक्ति आय लगभग आधी है। यह मौजूदा असमानताओं और विषमताओं को दर्शाता है। ये एक चिंताजनक फैक्टर हमारे लिए बनता है। उसके अलावा जो यहाँ पे इंडस्ट्री एस्टैब्लिश होती हैं, उद्योगों की जो स्थापना होती है, वो ये प्रेफर करते हैं कि उन क्षेत्र में जहाँ पे ऑलरेडी कुछ इंडस्ट्री एग्जिस्ट कर रही हो, वहीं पे ये इंडस्ट्री आके अपना बिजनेस स्थापित करे। इसी कारण के वजह से कई सारे क्षेत्र जो हैं वो नेग्लेक्टेड रह जाते हैं, उन पे ध्यान नहीं दिया जाता। एग्जाम्पल के तौर पे बुंदेलखंड क्षेत्र या फिर मध्य उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। और क्योंकि उनमें ध्यान नहीं दिया जाता, इस वजह से वो पिछड़े ही रहते हैं और बाकी जो क्षेत्र हैं वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। इस प्रकार असमानताएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब क्योंकि उस क्षेत्र में जब इंडस्ट्री ही अट्रैक्ट नहीं हो रही, तो वो क्षेत्र कहाँ से रोजगार का सृजन करेगा। और ये आप ध्यान रखें, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए रोजगार का सृजन एक महत्वपूर्ण, एक प्रमुख कारक है। तो यहाँ पे अगर वो चीज़ अवेलेबल नहीं होगी तो आर्थिक विकास के पैमाने पर ये जो क्षेत्र है ये पीछे रह जाएगा। साथ में क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये पिछड़ा क्षेत्र है, तो यहाँ पे कुछ खास इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट नहीं होता, यहाँ पे निवेश भी आकर्षित नहीं होता। इसकी वजह से ये क्षेत्र का विकास और पीछे चला जाता है। अब इसके कई सारे कारण हैं, जैसे कि यहाँ पे पावर सप्लाई जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है, यहाँ पे बिजली की आपूर्ति जो है वो सुसंगत नहीं है, और इसी वजह से कई सारे जो उद्योग है उनका संचालन करना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। कई बार ये जो क्षेत्र है ये सूखे से ग्रस्त रहता है और इसी वजह से अपने आप ये पर्टिकुलर क्षेत्र जो है निवेशकों के लिए अनाकर्षक हो जाता है। यहाँ पे इसी वजह से बुनियादी ढांचे की सुविधाओं का भी अभाव है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं आता। इन्वेस्टमेंट नहीं आता क्योंकि कई सारे रीजंस ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट हैं जो उसको आकर्षित नहीं करते, जैसे कि बिजली की यहाँ पे आपूर्ति कंसिस्टेंट नहीं है। उसके अलावा कनेक्टिविटी यहाँ की प्रॉपर नहीं है, परिवहन सुविधा से कनेक्टेड नहीं है ये क्षेत्र, बाजार से संपर्क भी यहाँ पे बेहतर नहीं है।
इस क्षेत्र में साक्षरता दर की कमी है, लो लिटरेसी लेवल है। उसके अलावा यहाँ पे स्किल्स भी बेहतर तरीके से डेवलप नहीं है, एक स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है, कुशल कार्यबल नहीं है। तो कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पे आके अपना सेटअप क्यों जमाना चाहेगी जब उसके पास स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं होगी, वहाँ के लोगों में लिटरेसी की लेवल भी कम है। तो अपने आप ये जो क्षेत्र है ये अनअट्रैक्टिव बन जाता है। इसकी वजह से ये इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करता नहीं है और बाकी एरिया डेवलप होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो क्षेत्र है उसमें आपस में ही इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ मौजूद हैं। तो होना क्या चाहिए, कंक्लूजन में हम लिखेंगे कि जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सरकार है वह कोशिश तो कर रही है कि सभी क्षेत्रों में बराबर का ध्यान दिया जाए, वो सभी क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा दे रही है। सरकार का यह उद्देश्य रहा है कि राज्य का संतुलित विकास हो और सभी क्षेत्र आर्थिक वृद्धि प्राप्त कर सकें। अब राज्य में जो ऑलरेडी मौजूद है अंतर क्षेत्रीय विषमताएं, उनको कम करने के लिए इस प्रकार के कदम और ज़्यादा उठाए जाने चाहिए। तो ऐसे आपने एक पॉजिटिव नोट पे अपना कंक्लूजन दिया, अपने उत्तर को समाप्त किया है। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे टिफैक के बारे में पूछा है, जो कि है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, या फिर प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद। आपको बताना है ये बेसिकली है क्या, इसका जनादेश क्या है। तो ये तो आपके प्रश्न का पहला पार्ट हो गया। अब प्रश्न का जो दूसरा भाग है वो आपको कुछ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो 2020 में आ सकती हैं भारत में, उसके बारे में लिखने को कह रहा है, उसको सूचीबद्ध करने को कह रहा है। यानी यहाँ पे सूचीबद्ध शब्द लिखा हुआ है, आपको बहुत लंबे तरीके से एक्सप्लेन ना करते हुए इसको बस एनलिस्ट करना है। यहाँ पे 1 2 3 4 करके पॉइंट्स में लिख देनी है कि ये संभावित टेक्नोलॉजीज फ्यूचर में आ सकती हैं। तो दोस्तों अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो आप जो टिफैक है इसका बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि देखकर अपना उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप बता सकते हैं कि 1988 में इसको शुरू किया गया था। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। आप बता सकते हैं कि ये लेकिन एक इंडिपेंडेंट संगठन के रूप में, स्वतंत्र संगठन के रूप में ही कार्य करता है। फिर इसके आगे आप बता सकते हैं कि इसकी स्थापना क्यों की गई थी। तो उसमें आप लिख सकते हैं कि भाई प्रौद्योगिकी क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसके अलावा इनोवेशन को या फिर नवाचार को बढ़ाने के लिए, उसके अलावा अलग अलग टेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस को बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसका एक मेन लक्ष्य था कि एक इनोवेशन को बढ़ावा देने वाला इकोसिस्टम सेटअप करना देश में, और इसके लिए इसके प्रयास रहते हैं कि अकेडमिया और इंडस्ट्री या फिर जो शिक्षा संबंधित एक्सपर्ट विशेषज्ञ हैं और जो उद्योग संबंधित लोग हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे, एक जगह पे लाना और एक इनोवेशन का इकोसिस्टम कंट्री में डेवलप करना। फिर आगे जाके आप इसके मोटो के बारे में लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि इसका जो मोटो है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय प्रयासों का मार्गदर्शन करना है। उसके अलावा आप इसके कार्यों के बारे में लिख सकते हैं कि भाई इसके कार्य क्या हैं। ये देश के लिए टेक्नोलॉजी विजन क्रिएट करता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न का पहला भाग आंसर कर सकते हैं। प्रश्न के दूसरे पार्ट में आपको कुछ टेक्नोलॉजी जो कि आने वाली हैं 2020 में, उनके बारे में लिखना होगा। यहाँ पर ज़्यादा विस्तृत विवरण देने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि प्रश्न कहता है सिर्फ सूचीबद्ध करने को। तो देखते हैं दोस्तों कैसे हमने इसका उत्तर बनाया है। सबसे पहले जो टिफैक है वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्वतंत्र संगठन है। किसके अंडर है? ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर है। इसको 1988 में बनाया गया था। इसका जो मेन एम है वो है प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाना, उसके अलावा अलग अलग तकनीकी दृष्टिकोण का पता लगाना और कुछ ऐसे क्षेत्र जो राष्ट्रीय महत्व के हैं उनमें नवाचार का समर्थन करना। इसके मोटो की बात करें या फिर इसके कोर उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य की बात करें तो यह उद्देश्य इसको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रयासों का मार्गदर्शन करने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं। साथ ही यह इस प्रकार के और प्रयासों को बढ़ावा देता है। उसके अलावा यह नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाकर भारत में प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रयासरत रहता है। इसके लिए करता क्या? ये शिक्षा जगत के जो भी एक्सपर्ट्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं और जो उद्योग से संबंधित व्यक्ति हैं, उन सबको एक ही मंच पर लाके खड़ा कर देता है।
फिर दोस्तों एक जो इसका मेजर टास्क है वो है टेक्नोलॉजी विजन को बनाना या फिर प्रौद्योगिकी विजन को तैयार करना। अब ये जो विजन को बनाने का कार्य है इसको अलग अलग इमर्जिंग एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी में किया गया है। इसने समय समय पर कई सारी टेक्नोलॉजी असेसमेंट रिपोर्ट्स बनाई हैं और साथ ही कई फोरसाइट्स रिपोर्ट भी बनाई हैं, यानी प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन से संबंधित कई रिपोर्ट्स इसने बनाई हैं और वह देश को उसने प्रदान की है। अब हम चलते हैं प्रश्न के दूसरे भाग पर। इसमें हमको बताना है कि आने वाले समय में यानी 2020 में, उस समय 2020 में जो टेक्नोलॉजी आ रही थी उसके बारे में चर्चा चल रही थी। तो कहा गया 2020 में आने वाली जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके बारे में विवरण कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर डेटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जिसमें सभी चीज़ें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी। आप समझ लीजिए, अगर आप ऑफिस से वापस घर की तरफ आ रहे हैं गाड़ी से, तो आप अपने गाड़ी से ही एक बटन दबा के घर की लाइट्स चला सकते हैं, घर का एसी ऑन कर सकते हैं जिससे कि जब तक आप घर में पहुंचे घर ठंडा हो जाए। घर के अंदर लगे हुए पंखे ऑन कर सकते हैं। तो जो सब चीज़ें हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी पूरी तरह से। फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में लिख सकते हैं, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, यानी आने वाला समय जो है रोबोटिक्स का समय होने वाला है। वर्चुअल रियलिटी, हम लोग इस प्रकार की रियलिटी को या इस प्रकार के वर्चुअल अनुभव को रियलिटी ही मान लेते हैं। इसके लिए भी अलग अलग डिवाइस आते हैं, VR डिवाइसेस होते हैं। आने वाला समय इन डिवाइसेस का है। फिर उसके अलावा एज कंप्यूटिंग भी आने वाली है और इंटेलिजेंट एप्लीकेशंस भी आने वाली हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रौद्योगिकी के हमने नाम लिखे हैं जो 2020 में IT क्षेत्र में आने की संभावना थी। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए कुछ थ्रेट्स भी आए जो कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ साथ आएंगे। कोई भी चीज़ आती है तो साथ में अपने वो कुछ नकारात्मक या फिर कुछ दूसरा डार्क साइड भी लेके आती है। तो जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है इनका भी डार्क साइड है। इसमें भी कई सारे थ्रेट्स हैं जो इनके साथ हमारे लिए चुनौती के रूप में उभर के सामने आएंगे। सबसे पहला तो है साइबर थ्रेट। और भाई कई रिपोर्ट्स के अनुसार 2021 वर्ष में इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने करीब 218% की वृद्धि देखी है इस प्रकार के साइबर अटैक्स में, जो कि एक चिंताजनक तथ्य है, एक चिंताजनक फैक्ट है। और इस प्रकार की जो उभरती प्रौद्योगिकी है, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, उसमें साइबर थ्रेट एक बहुत पोटेंट थ्रेट के तौर पे सामने आता है। फिर इस प्रकार की अगर जो प्रौद्योगिकी है वो बढ़ती चली गई तो आने वाले समय में मिलिटराइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इनफैक्ट स्पेस का भी हम लोग वेपनाइजेशन कर देंगे। अंतरिक्ष में भी हथियार अलग अलग कंट्रीज डिप्लॉय करेंगी और वह चाहेंगी कि अंतरिक्ष में भी वह अपना वर्चस्व स्थापित कर पाएँ। इसी वर्चस्व स्थापित करने की जंग में जो छोटे देश हैं उनके लिए समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं किसी गलत हाथ में वो पड़ गया तो वो बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका बहुत ज़्यादा पोटेंट मिसयूज़ हो सकता है। और जैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में एंटर किया वैसे ही ऐसे यूथ्स की ज़रूरत होगी, ऐसे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, ऐसे वर्क फोर्स की ज़रूरत होगी जो स्किल्ड होंगे AI में। अब जो ट्रेडिशनल वर्क फोर्स है जो काफ़ी समय से काम कर रही है वो क्योंकि AI में पकड़ नहीं बना पाएगी, कौशल नहीं प्राप्त कर पाएगी, इस वजह से वो पिछड़ जाएगी और इसकी वजह से पॉवर्टी और बेरोज़गारी का एक दौर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक डार्क वेब है, यानी ये उन वेबसाइट्स का कलेक्शन है जो हमारे नॉर्मल इंटरनेट से एक्सेस नहीं हो सकती। अगर ये डार्क वेब को एक्सप्लॉइट किया गया तो ये भी काफ़ी चीज़ों को क्रिमिनलाइज करने में अहम भूमिका निभा सकती है और एक सिक्योरिटी थ्रेट के लिए इमर्ज हो सकती है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ अनमैन्ड एयर व्हीकल या फिर ड्रोन का दौर भी आता जा रहा है। अब ड्रोन जो है उसको चलाने के लिए किसी व्यक्ति की ज़रूरत होती नहीं है, वो बिना किसी की उसके अंदर प्रेजेंस के काफ़ी दूर के क्षेत्र से चलाया जा सकता है, उसको वहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है। तो जो आतंकवादी हैं वो है उसको अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए और किसी भी देश की स्थिरता को बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ आएंगी, अगर वो अपने साथ अच्छाइयाँ और सुविधाजनक प्रकृति लेके आएंगी तो साथ में उनके कई सारे छुपे हुए थ्रेट्स हैं जो भी आएंगे, जो देश की सिक्योरिटी के लिए एक
आदमी की व्यक्तिगत सिक्योरिटी के लिए चिंताजनक कारक बन सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे हम लोग प्रौद्योगिकी विजन दस्तावेज 2035 के बारे में बात करने वाले हैं, यानी टेक्नोलॉजी विजन डॉक्यूमेंट 2035 के बारे में हमको यहाँ बात करनी होगी। यहाँ पे हमें चिन्हित क्षेत्र, लक्ष्य व भारतीय नागरिकों को उपलब्ध विशेषाधिकार के बारे में उल्लेख करना है। अब यहाँ पे आप शुरुआत कैसे करेंगे? इंट्रोडक्शन में आप टेक्नोलॉजी विजन डॉक्यूमेंट 2035 का बैकग्राउंड लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं ये जो पूरा विजन डॉक्यूमेंट लाया गया है, इसका उद्देश्य है कि टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों को सशक्त किया जा सके, लोगों को एम्पावर किया जा सके। अब किस किस को एम्पावर करने की ये बात करता है? ये कहता है कि एक व्यक्ति को इंडिविजुअल तौर पे एम्पावर किया जा सके, फिर ये कहता है कि एक कम्युनिटी को एम्पावर किया जा सके, और तीसरा ये कहता है कि कंट्री एज अ होल, पूरे देश को एम्पावर किया जा सके। तो ये जो विजन डॉक्यूमेंट है, ये टेक्नोलॉजी की मदद से सभी क्षेत्रों में सशक्तिकरण लाने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर शुरू कर सकते हैं। फिर आप इससे जुड़ी हुई इसकी इम्पोर्टेंस भी बता सकते हैं कि भाई ये स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करता है, और आज के समय में स्किल डेवलपमेंट का कितना इम्पोर्टेंस है ये हम नकार नहीं सकते। तो इसीलिए अपने आप में ये विजन डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। फिर उसके अगले भाग में जहाँ आपको मेन कंटेंट लिखना है, वहाँ पे आपको इससे संबंधित उद्देश्य या फिर इसके एम का जिक्र करना रहेगा। दस्तावेज ने कुछ मुख्य क्षेत्रों की पहचान की है और साथ साथ कुछ विशेषाधिकार भी प्रदान किए हैं। इन दोनों ही चीज़ों का आपको फिर आगे जाके उल्लेख करना पड़ेगा, और एंड में आप दस्तावेज में लिखी चुनौतियों के बारे में बता सकते हैं। चुनौतियों का समाधान कैसे किया जा सकता है यह लिख के आप अपना उत्तर समाप्त कर सकते हैं, यानी एक पॉजिटिव नोट पे, एक सकारात्मक एंड पे आप अपना उत्तर समाप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमने इसका उत्तर कैसे बनाया है। सबसे पहले जैसे हमने बताया था, ये क्या एम करता है? ये कहता है कि टेक्नोलॉजी की मदद से एम्पावरमेंट होना चाहिए, सशक्तिकरण होना चाहिए व्यक्तियों का, समुदायों का और देशों का। उसके अलावा ये एक देश में कौशल विकास को बढ़ाने के लिए, उसका समर्थन करने के लिए अहम भूमिका निभाता है। ये जो डॉक्यूमेंट है 2035 का, ये जो दस्तावेज है, ये पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद को समर्पित है। फिर दोस्तों हम बताएंगे कि इस दस्तावेज ने 12 क्षेत्रों की पहचान की है जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, और उनमें से प्रत्येक क्षेत्र को इसने एक अलग अपनी खुद की अप्रोच प्रदान की है। ये जो क्षेत्र हैं, जो फील्ड हैं, कौन कौन से हैं? एक तो शिक्षा का क्षेत्र, मेडिकल साइंस का क्षेत्र, स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य और कृषि का क्षेत्र, जल क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र, पर्यावरण संबंधी क्षेत्र, आवास, परिवहन, बुनियादी ढांचे के संबंधित क्षेत्र, सामग्री एवं विनिर्माण और वैश्विक मुद्दे। तो इन कुछ क्षेत्रों की यहाँ पे पहचान की गई है। उसके अलावा ये वर्ष 2035 में भारत और उसके नागरिकों के लिए एक विजन प्रदान करता है कि 2035 में किस प्रकार का भारत होगा, किस प्रकार नागरिक उसमें अपनी प्लेस रखेंगे, कैसे वो भूमिका निभाएंगे। इसका उद्देश्य है सभी भारतीयों की पहचान में सुधार करना। अब इसने टोटल 12 विशेषाधिकार दिए हैं। इन 12 में जो 6 हैं वो तो इंडिविजुअल के हैं, और जो 6 हैं वो कलेक्टिवली सभी सिटीजन्स या सभी नागरिक को उपलब्ध होंगे। अब हम देखते हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, जो इंडिविजुअल को उपलब्ध हैं वो हैं स्वच्छ वायु और पेयजल, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा, सार्वजनिक स्वच्छता और 24 घंटे 7 दिन बिजली का प्रावधान, आवास को बेहतर बनाना, बेहतर शिक्षा का प्रावधान, आजीविका का प्रावधान और सृजनात्मक अवसर का प्रावधान। तो दोस्तों ये कुछ प्रावधान है जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को दिए गए हैं, ऐसे विशेषाधिकार हैं जो एक व्यक्ति को दिए गए हैं। अब सामूहिक विशेषाधिकार की हम बात करें या फिर कलेक्टिव राइट्स की हम लोग बात करें, तो इनमें आएगा नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक सेफ्टी, पार्टिसिपेटरी एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, मतलब कलेक्टिवली सब लोगों को पार्टिसिपेट करवाना है। देश में डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेटरी होनी चाहिए, तभी गवर्नमेंट जो है ट्रांसपेरेंट होगी। उसके अलावा डिज़ास्टर रेजिलियंस में सबको मिलके काम करना होगा। कल्चरल डाइवर्सिटी हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है। उसके अलावा नेचुरल रिसोर्स का कंजर्वेशन करना होगा, यानी प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना होगा। सेफ ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, यानी सुरक्षित और तेज़ ट्रांसपोर्ट संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना होगा। तो ये कुछ 6 अधिकार हैं जो कि
सामूहिक हैं जो सिटीजन्स को एज अ होल मिले हुए हैं, और 6 जो अधिकार हैं वो इंडिविजुअल को मिले हुए हैं। जैसे इंडिविजुअल को स्वच्छ हवा में सांस लेने का, स्वच्छ पानी पीने का, न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी ऑब्टेन करने का, उसके अलावा हेल्थ केयर बेहतर से बेहतर मिलने का, सबके लिए आवास का प्रावधान है इसमें, सबको एनर्जी, सबको बिजली मिलनी चाहिए 24 घंटे 7 दिन, उसके अलावा एजुकेशन व्यक्तियों को मिलनी चाहिए और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो लेकिन ये सभी जो प्रावधान है ये एक सिंगल व्यक्ति, एक इंडिविजुअल से डील करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरे सिटीजन्स के लिए ये 6 प्रावधान बनाए गए हैं। अब दोस्तों कुछ चुनौतियां हैं जो इस डॉक्यूमेंट में सूचीबद्ध हैं। इन चुनौतियों के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहली और बड़ी चुनौती है महिलाओं और बच्चों में पोषण सुनिश्चित कराना और एनीमिया को खत्म करना, जो आज देश के लिए एक चिंता का विषय बनी हुई है। दस्तावेज में उल्लिखित दूसरी बड़ी चुनौती है सभी जल संसाधनों में मात्रा और गुणवत्ता सुनिश्चित करना, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही चीज़ों को हमको इंश्योर करना पड़ेगा सभी वाटर के रिसोर्सेज में। एक और बड़ी चुनौती ये है कि भारत जो है वो पेट्रोलियम आधारित अर्थव्यवस्था है और इसी वजह से इसको भविष्य में भी आयात पर डिपेंड होना पड़ेगा, इंपोर्ट पर डिपेंड होना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा ऊर्जा का बिल बढ़ जाएगा। अब हम अपना कंक्लूजन जो है वो एक पॉजिटिव नोट पे एंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम लोग लिखेंगे कि जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं इमर्ज होकर, जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, जैसे रोबोटिक्स, जैसे सेंसर्स का इस्तेमाल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इन नई टेक्नोलॉजी में इतना पोटेंशियल है, इतनी क्षमता है कि इन समस्याओं का समाधान ये प्रोवाइड कर सकती हैं। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर एक पॉजिटिव नोट पे समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे वैश्वीकरण संबंधित प्रश्न आपसे पूछा गया है। आप देख रहे होंगे कि कितने सारे ऐसे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में जो ग्लोबलाइजेशन या फिर वैश्वीकरण से पूछे गए हैं। तो बेहतर ये रहेगा कि आप ग्लोबलाइजेशन के किस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों पर इम्पैक्ट पड़ते हैं, कैसे उनके प्रभाव पड़ते हैं, इसके नोट्स बना के अपने पास रख लें सेक्टर वाइज कि भाई इस पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस पे क्या प्रभाव पड़ता है। उससे अगर एग्ज़ाम में इस प्रकार का कोई सवाल आएगा जिसकी संभावना बहुत अधिक है तो आप आराम से उसको आंसर कर पाएंगे। अगर इस प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो वैश्वीकरण का युग चल रहा है इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा को क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वैश्वीकरण की वजह से, यानी फिर से वो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में पूछ रहा है नेशनल सिक्योरिटी पे। यहाँ जो मुख्य शब्द है वो है विवेचना करना, या फिर इधर की बात करें तो डिस्कस करना। कैसे कर सकते हैं? देखिए जो क्वेश्चन का मेन मुद्दा है या तो आप वहीं से शुरू कर दीजिए, आप लिख दीजिए कि जो ग्लोबलाइजेशन है या फिर वैश्वीकरण है उसके नेशनल सिक्योरिटी को कई सारे नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है एक राष्ट्र को अपनी सुरक्षा के संदर्भ में अगर हम लोग वैश्वीकरण की बात करते हैं। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप वैश्वीकरण को डिफाइन कर दीजिए। अगर आप कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, कुछ आपके दिमाग में नहीं आ रहा, तो सबसे बढ़िया यह रहता है कि आप इंट्रोडक्शन में या भूमिका बनाते वक्त किसी चीज़ को डिफाइन कर दें, उसको परिभाषित कर दें, और जो आपको क्वेश्चन में बात करनी है एक स्टेटमेंट उसके बारे में लिख दें कि हाँ भाई यहाँ पे जैसे पूछा गया है कि नेशनल सिक्योरिटी को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं ग्लोबलाइजेशन के कारण, तो आप लिख सकते हैं पहले तो कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, कि सर्विसेज का, आइडियाज़ का, कल्चर का, अलग अलग प्रकार के गुड्स का ये आदान प्रदान होता है। यहाँ पे जो बॉर्डर्स होते हैं वो धूमिल हो जाते हैं और ये सभी चीज़ें एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आसानी से ट्रैवल कर सकती हैं। फिर उसके बाद आप ये लिख सकते हैं लेकिन नेशनल सिक्योरिटी को भी ग्लोबलाइजेशन कई चैलेंजेस फेस करवाता है। तो ये आपकी शुरुआत हो जाएगी। फिर जो हमारा यहाँ पे मेन पार्ट है, जो मेन बॉडी है, वहाँ पे आप इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे, विस्तार से आप इसके बारे में लिखेंगे कि क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है देश को वैश्वीकरण के कारण। तो दोस्तों यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो आतंकवाद की बात कर सकते हैं कि भाई वैश्वीकरण के कारण जब यहाँ से वहाँ जाना इतना आसान हो गया है, इतना ज़्यादा इंटरेक्शन हो गया है दो अलग अलग क्षेत्रों के बीच में, तो आतंकवाद को भी एक आसान रास्ता मिल जाता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने का। इसी के अंदर आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी का प्रसार भी बढ़ा है, जो कि एक छोटा सा एलिमेंट है वैश्वीकरण के ही अंदर। तो इसकी वजह से देखा यह गया है कि यूथ रेडिकलाइजेशन बढ़ गया है, यानी जो इस प्रकार के समूह हैं जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ करते हैं, जो आतंकवादी संगठन है, वो
किसी क्षेत्र के युवाओं का ब्रेन वॉश करके उनको अपनी विचारधारा में घोलना चाहते हैं, उनकी सोच को, उनके विचारधारा को चरमपंथी बनाना चाहते हैं। और वैश्वीकरण के आने के बाद ये चीज़ थोड़ी आसान हो गई है, इनको थोड़ा आसान रास्ता मिल गया है। तो ये भी कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी को एक चैलेंज है। उसके अलावा इसी की वजह से, यानी जो ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आया है, जो इंटरनेट का यूजेज बढ़ा है, उसके चलते अलग अलग तरीके के अटैक्स भी बढ़ गए हैं। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं साइबर क्राइम्स कितने ज़्यादा प्रेवलेंट हैं। उसके अलावा आजकल आतंकवादी साइबर वॉरफेयर या फिर साइबर टेररिज्म पे भी फोकस कर रहे हैं। अब वो पुराने समय के क्राइम्स नहीं रहे, अब क्राइम्स ने भी अपना रूप बदल रही है। अलग अलग तरीके के अपराधों का हमको सामना करना पड़ता है और सभी अपराध हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी को चैलेंज करते हैं, वो उसके सामने चुनौती बनकर खड़े रहते हैं। फिर कई बार जब एक देश दूसरे देश पे सैंक्शन लगाता है तो दूसरे देश की जो नेशनल सिक्योरिटी है, जो उसका सुरक्षा का परिदृश्य है, वो इससे प्रभावित होता है। यहाँ पे आप यूएस द्वारा लगाए गए ईरान के ऊपर सैंक्शंस की बात कर सकते हैं। फिर दोस्तों देखा यह गया है, अगर किसी एक क्षेत्र में डिसकंटेंट फैला हो या फिर अगर किसी एक क्षेत्र के लोग अपने प्रशासन से खुश नहीं हो, अपने ऊपर जो गवर्नेंस हो रही है उससे खुश नहीं हो, और वो किसी प्रकार का अगर कोई मूवमेंट चलाएं, तो बहुत जल्दी इस डिसकंटेंट की लहरें दूसरे क्षेत्रों तक पहुंच सकती हैं। यहाँ पे आप अरब स्प्रिंग का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जहाँ पे लोगों ने विद्रोह किया था, लोगों ने विरोध किया था अपनी प्रशासन का, जो कि अप्रभावी था उस समय। और ये जो विरोध था, ये जो विद्रोह था, ये लोगों की जो सोच थी बहुत जल्दी ये दूसरे क्षेत्रों में फैल गई और कई सारे क्षेत्रों में हमको इस प्रकार का विरोध देखने को मिला उसके बाद। तो ये भी आप एक पॉइंट अपने उत्तर में लिख सकते हैं। और इस प्रकार का विरोध लोगों द्वारा जब होता है तो वो भी नेशनल सिक्योरिटी को चैलेंज करता है। वैश्वीकरण के कारण जो पैसे का लेन देन है, जो उसका ट्रांजैक्शन है, वो भी आसान हुआ है। उसके आसान होने के कारण आतंकवाद का वित्त पोषण बढ़ गया है, यानी टेरर फाइनेंसिंग और ज़्यादा हो गई है। उसके अलावा हवाला नेटवर्क्स आजकल बहुत एक्टिव हो गए हैं। तो ये सब कुछ संभव हो पाया है क्योंकि वैश्वीकरण ने ये जो बाउंड्रीज़ हैं इसको डिफ्यूज़ कर दिया। आसानी से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आपको चुनौतियों के बारे में मेंशन करना है। फिर अपना उत्तर आप ये लिखते हुए समाप्त कर सकते हैं कि वैश्वीकरण के विभिन्न देशों पे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरीके के प्रभाव पड़ते हैं और देश में सिक्योरिटी के संबंधित जो भी चैलेंजेस हैं वो इसके नकारात्मक प्रभावों में से एक हैं। अब दोस्तों देखते हैं हमने उत्तर किस प्रकार से बनाया है। देखिए, सबसे पहले हमने 3 श्रेणियों में विभाजित किया है जो भी चुनौतियां आती हैं एक राष्ट्र के सामने अपनी सुरक्षा को लेकर और वैश्वीकरण के कारण। एक तो वैश्विक खतरे जो हैं उनकी प्रकृति में बदलाव आया है और ये वैश्वीकरण के कारण ही संभव हो पाया है। जो पहले कन्वेंशनल या फिर पारंपरिक अपराध हुआ करते थे, अब उनकी प्रकृति में बदलाव आया है। अब वो साइबर क्राइम, अब वो साइबर टेररिज्म जैसे अपराधों में बदल चुके हैं और वो देश की नेशनल सिक्योरिटी को चैलेंज करते हैं। उसके अलावा जो ग्लोबलाइजेशन से या फिर वैश्वीकरण से व्यापार बढ़ा है पूरे विश्व में, वह भी राष्ट्रीय सुरक्षा को हैम्पर करता है, उस पर प्रभाव डालता है। पहले एक जो क्षेत्र था उसकी जिम्मेदारी हुआ करती थी अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं, यानी जो भी आपकी बाउंड्रीज़ हैं उसको प्रोटेक्ट करना। यानी वो क्षेत्र के जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, उस एडमिनिस्ट्रेशन का, उस राज्य का ये कर्तव्य हुआ करता था कि वह अपने क्षेत्र की सिक्योरिटी कंसर्न्स को अच्छे से देखे। लेकिन वैश्वीकरण के बाद ये बाउंड्रीज तो धीरे धीरे डिफ्यूज़ होती जा रही हैं, घुलती जा रही हैं। तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आसानी से कुछ भी चीज़ ट्रैवल हो सकती है, आदान प्रदान बहुत आसान हो गया है। तो इस संदर्भ में जो राज्य एक समय राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदाता था, अब उसकी विशिष्टता का शरण हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि अब वो इस प्रकार के कोई प्रतिबंध लगा नहीं सकता, क्योंकि वैश्वीकरण की आड़ में कई चीज़ आसानी से एक देश से दूसरी देश में जा रही हैं। तो ये भी एक इंट्रोडक्शन संभव है। इससे आसान इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊं तो आप ग्लोबलाइजेशन का यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हैं, उसको परिभाषित कर सकते हैं। और फिर एक बार डेफिनेशन ख़त्म हो जाए तो तुरंत आप ये लिखें कि भाई ग्लोबलाइजेशन या फिर वैश्वीकरण से राष्ट्रीय सुरक्षा को विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आने वाले
जो आंसर है उसमें हम लोग लिखने वाले हैं कि किस प्रकार इन चुनौतियों का ये सामना करता है। तो यहाँ पे अगर आप लिखेंगे उन चुनौतियों के बारे में तो ये जो इंट्रोडक्शन है वो उसकी भूमिका बना देगा। अब दोस्तों देखते हैं इसमें हम लोग क्या क्या पॉइंट डाल सकते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो वैश्वीकरण है ये सभी देशों के बीच में जो सीमाएं हैं उनको धूमिल करता जा रहा है। इसकी प्रगति के साथ साथ वैश्विक जो खतरे हैं वो विभिन्न देशों को प्रभावित करने लगे हैं। इसमें आप उदाहरण दे सकते हैं कि आतंकवाद बढ़ रहा है, उसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह एक्सेस मिल पा रहा है। युवाओं में कट्टरता पनप रही है और इसका एक कारण यह भी है कि कई लोग अपनी आइडियोलॉजी उन पे थोपना चाह रहे हैं। जैसे कि कई आतंकवादी संगठन है, एग्जाम्पल के तौर पे आईसिस ले लीजिए आप, ये अपनी कट्टरपंथी विचारधारा युवाओं के ऊपर थोपना चाह रहे हैं और उनका ब्रेन वॉश करने के लिए ये प्रयास करते हैं। यही चीज़ किसी भी क्षेत्र के सुरक्षा परिदृश्य के लिए खतरा बन जाती है। विश्व में वैश्वीकरण के साथ साथ संचार और प्रौद्योगिकी भी बढ़ रहा है, उसका एकीकरण हो रहा है, जिसकी वजह से नए नए प्रकार के आपको खतरे देखने पड़ते हैं, जैसे कि साइबर हमले, जैसे कि साइबर आतंकवाद, इनका भी दायरा बढ़ गया है। अगर दुनिया के एक हिस्से में लोगों में असंतोष की भावना बढ़ रही हो अपने प्रशासन के प्रति, तो वैश्वीकरण के कारण यह भावना बहुत जल्दी दूसरे क्षेत्रों में भी पहुंच जाती है। इसके उदाहरण के तौर पे हमने अरब स्प्रिंग का जिक्र यहाँ पे कर दिया। उसके अलावा अगर कोई एक देश, कोई एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र पे किसी प्रकार के प्रतिबंध लगाता है तो वह पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है और उस क्षेत्र जिस पे प्रतिबंध लगे हों उसकी सिक्योरिटी को भी डैमेज कर सकता है, क्योंकि उसके पास जो इकोनॉमी होगी वो इतनी स्ट्रांग रह नहीं पाएगी इतने सारे प्रतिबंध के बाद कि वो अपनी सुरक्षा को बचा सके। भाई अगर आपको अपनी सुरक्षा पे ध्यान देना है तो आपके पास इतना पैसा, इतनी रिसोर्सेज भी तो होने चाहिए जो आप उसकी तरफ ध्यान दे पाएँ। अगर आपके पास प्रतिबंध के तहत इतना पैसा ही नहीं है, इतने संसाधन नहीं है, तो आप अपनी सिक्योरिटी पर भी कैसे ध्यान दे पाएंगे। तो यानी कि इस प्रकार के जो प्रतिबंध हैं ये अल्टीमेटली किसी भी क्षेत्र के सुरक्षा परिदृश्य से उसके लिए खतरा पैदा करते हैं। उदाहरण यहाँ पे ईरान और अमेरिका के आप लिख सकते हैं। जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर अलग अलग प्रकार के प्रतिबंध लगाए तो इसने बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। इससे उनकी अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ गई, जिससे कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा पर भी थोड़ा सा हार्म पहुंचा है, सुरक्षा भी उनकी खतरे के घेरे में आई है। उसके अलावा वैश्वीकरण के कारण धन का हस्तांतरण एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसान हो चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप आतंकी वित्त पोषण बढ़ता जा रहा है, हवाला का लेन देन बढ़ रहा है और ये दोनों ही चीज़ें किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक चुनौती के रूप में उभर के सामने आती हैं। इसीलिए हम मानते हैं भाई वैश्वीकरण के बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव भी हैं, लेकिन अलग अलग राष्ट्रों को अपनी सुरक्षा के बारे में जब देखना होता है तो वैश्वीकरण उनके लिए एक चुनौती भी उनके सामने खड़ी कर देता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे अपना जो आंसर है उसको एंड करना है। जो ऊपर लिखा उसी को यहाँ पे और ज़्यादा मजबूत आपको कर देना है, यह दोहरा के कि भाई जो वैश्वीकरण है वो कई सारे खतरे एक राष्ट्र के सामने प्रेजेंट करता है उसकी सुरक्षा को लेके। अब दोस्तों अगर इस प्रकार से सवाल आता है कि ग्लोबलाइजेशन के वुमेन पे क्या इम्पैक्ट है, महिलाओं पर वैश्वीकरण के क्या इम्पैक्ट हैं, सबसे पहले तो उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार आया है क्योंकि जागरूकता बढ़ी है। इसके लिए मीडिया रिस्पॉन्सिबल है, टेलीविज़न रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा महिलाओं के अधिकार को ज़्यादा और बेहतर स्वीकृति मिलने लगी है और कहीं काफ़ी हद तक इसके लिए भी ये मीडिया जिम्मेदार है। जब उसने जागरूकता पैदा की है महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के बारे में, उसके बाद एक अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता बनी है, एक अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता बनी है और ये सब मिलकर यही प्रयास कर रहे हैं कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं को स्वतंत्रता और समानता प्रदान की जा सके। उसके अलावा टेक्नोलॉजी आ गई है, उपभोक्तावाद आ गया है, तो जो घरेलू उपकरण हैं उनमें वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं महिला का सशक्तिकरण हुआ है। भाई ऐसा है कि अब गृह कार्य में महिला को कम समय लगता है तो कार्य क्षेत्र में उनके पास अवसर अधिक हो जाते हैं। तो ये जो कंज्यूमरिज्म का ट्रेंड है ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो आया है, उसके कारण महिलाओं का जो घर में समय लगता है वो कम हो गया है, जिससे कि उनके वर्क स्पेस में जहां उनको रोज़गार मिल रहा है उस क्षेत्र में उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं। हालांकि कुछ समस्याएं भी हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से
कई सारी गैर संचारी बीमारियां बड़े तादाद में हमको देखने को मिलती हैं, जैसे कि मधुमेह, कैंसर। आजकल यह बीमारियां बहुत आम हो गई हैं और यह जो बीमारियां हैं ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल से ही संबंधित है। ऐसी जीवन शैली जिसमें घंटों तक बैठे बैठे काम करना पड़ता है, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी बहुत मिनिमम हो जाती है, उसी लाइफस्टाइल के कारण ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। फिर कमोडिटीकरण, आजकल हर चीज़ पे इतना ज़्यादा कमोडिटाइजेशन हो रहा है कि सबका जो आकर्षण है वो उसी तरफ आके रुक जाता है। जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट पे आजकल बहुत ध्यान दिया जा रहा है, कलर कॉन्शियसनेस, इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा जो ध्यान दिया जा रहा है उसके कारण फेमिनाइन कमोडिटाइजेशन हो रहा है। जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसा दिखना पसंद नहीं, आजकल उसको ब्यूटी प्रोडक्ट्स और अलग अलग प्रकार की चीज़ें इस्तेमाल करके अपने आप को बेहतर दिखने की होड़ में आगे बढ़ना है। हालांकि समस्या ये होती है कि कई सारे जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं उसमें केमिकल्स भी होते हैं और उससे आपकी त्वचा को, आपके शरीर को नुकसान पहुंचता है। ये इस बात से हम लोग स्पष्ट देख सकते हैं कि आजकल जो सौंदर्य प्रसाधन है उस व्यवसाय का लगातार विस्तार हो रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि महिलाओं की साक्षरता दर में भी वृद्धि हुई है। 1991 के पास जो 8.9% हुआ करती थी वो 2011 की जनगणना के अनुसार करीब 65% हो गई है। इसकी वजह से उनको बेहतर स्किल्स मिल पा रही हैं, बेहतर कौशल के कारण उनको बेहतर रोज़गार, बेहतर जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल पा रही हैं, जिसके कारण वो बेहतर इनकम प्राप्त कर पा रही हैं और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पा रही हैं और स्वयं की और अपने परिवार वालों की आकांक्षाएं पूरा कर पा रही हैं। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपको भारत में आपदा प्रबंधन के बारे में बताना है कि किस प्रकार से केंद्र पे, राज्य पे और जनपद स्तरों पर आपदा प्रबंधन किया जाता है। इसकी विवेचना करनी है। यहाँ पे डिस्कस हो गया कीवर्ड, यहाँ विवेचना हो गई। देखिए, शुरुआत आप इसकी ऐसे कर सकते हैं कि आप एक आपदा प्रबंधन की भारत में पृष्ठभूमि दे सकते हैं। यहाँ पे जो आप ये पृष्ठभूमि देंगे इसको मजबूत करने के लिए आप किसी आयोग की सिफारिश लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे उदाहरण के तौर पे लिखा है कि आप प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर आप अपने प्रश्न की डिमांड पे आ जाएं। प्रश्न जैसे आपसे मांग कर रहा है कि भाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में लिखिए, तो आप इंडिया में अलग अलग लेवल पे चल रहे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के प्रयासों के बारे में बात करिए। उसके अलावा इससे संबंधित जो जो संगठन हैं उनकी भी आपको यहाँ पे चर्चा करनी होगी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था करीब 2005 में। उसके तहत ये तय किया गया था कि त्रिस्तरीय संरचना होगी आपदा प्रबंधन की भारत में। सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पे या फिर नेशनल लेवल पे हमने कई सारी बॉडी बनाई, जैसे कि एक है NDMA, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उसके अलावा यहीं पे NDRF है। ऐसी फोर्सेज हैं जो डिज़ास्टर के समय पे मदद करती हैं। फिर अगर स्टेट या फिर राज्य के लेवल पे देखें तो बॉडी होती है SDMA और यहाँ पे जो फोर्स होती है वो होती है SDRF। फिर अगर ज़िले के लेवल पे आप देखेंगे या फिर जनपद लेवल पे आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी देखने को मिलती है, यानी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। नेशनल या फिर राष्ट्र के लेवल पे ये जो NDMA है इसको सपोर्ट करने के लिए, इसकी मदद करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी है जो नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न में, क्योंकि ये सब बातें पूछी गई हैं, तो अपने उत्तर में आपको इन ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। तो दोस्तों, आप देखते हैं हमने इसका उत्तर किस प्रकार बनाया है। देखिए, सबसे पहले डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात की गई है तो हमने द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश यहाँ पे लिख के अपना उत्तर शुरू किया है। सेकंड ARC ने रिकमेंड किया था कि जो आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी है वो प्राथमिक तौर पे राज्य की होगी और उसमें जो केंद्र है वो सहायक भूमिका निभाएगा, क्योंकि एक राज्य बेहतर तरीके से जान पाएगा कि उसकी क्या नीड्स हैं। अगर किसी प्रकार की आपदा आती है तो जो ये समझ पाएगा कि क्या ज़रूरतें होती हैं अगर यहाँ पे आपदा आए, तो ये तो तय है कि वही बेहतर प्रबंधन कर पाएगा। जो केंद्र है वो दूर बैठकर ये चीज़ एग्जैक्टली नहीं देख पाएगा कि ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है। ये सोचते हुए सेकंड ARC ने इस बात की सिफारिश दी थी कि भाई आपदा प्रबंधन की अगर बात आए तो राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए और केंद्र को इसमें सहायक भूमिका निभानी चाहिए। यानी जब राज्य प्रबंधन में लगा हो तो उसको जो भी रिसोर्सेज चाहिए, जो भी संसाधन चाहिए, केंद्र को वो मुहैया कराना चाहिए। इन सिफारिशों के बाद भारत में जो आपदा प्रबंधन है
उसको 3 स्तरों पर किया जाता है, जैसे कि हमने बात की। तो अगर इसकी संरचना की हम लोग बात करें तो ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 से हमको मिलती है। 3 स्तर पे ये किया जाता है, राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य के स्तर पे और जिले के स्तर पे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है और आने वाले समय में हमको इसके बारे में बात भी करनी है। इस अधिनियम के तहत कई सारी बॉडीज़, कई सारे प्राधिकरण का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, उनका गठन हुआ है, जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, फिर उसको असिस्ट करने के लिए या उसके कार्यों के लिए उसको जो समर्थन देता है वो होती है राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति। उसके अलावा जो भी इसके एक्शंस को इम्प्लीमेंट करता है वो है राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिय बल। फिर अगर राज्य के स्तर पे देखेंगे तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय स्तर पे एक ये बॉडी भी है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, और एक फंड यहाँ पे हमने गठित किया है जिसकी सोच यह रही थी कि इन कार्यों में जो भी पैसा लगेगा, जो फाइनेंसेस चाहिए होंगे, वो यहाँ से जाएंगे। अगर अब हम एक एक करके इन बॉडीज़, इन संस्थानों के बारे में देखें तो सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर के संस्थान देखते हैं दोस्तों। इसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, सबसे पहले आती है। इसकी स्थापना 2005 वर्ष में की गई आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। उसके बाद इसके जो अध्यक्ष हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। फिर जैसे मैंने आपको बताया, एक कार्यकारी समिति होती है जो इसको असिस्ट करती है, यानी जो भी सहायता इसको चाहिए होती है वो इसको सहायता प्रदान करती है। फिर एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होता है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, जिसका विमोचन 2016 में किया गया। ये राष्ट्रीय स्तर पे था। ये पूरे देश में प्रबंधन के लिए, यानी आपदा प्रबंधन के लिए किसी भी प्रकार की योजना तैयार करने का पहला प्रयास था सरकार का। इसका उद्देश्य ये था कि अगर भारत में किसी भी प्रकार की आपदा आए तो हम पूरी तरीके से तैयार रहें, हम समर्थ हों उसको टैकल करने में, और आपदा से होने वाले जोखिम को हम लोग मिनिमाइज़ कर सकें, कम से कम उसका अफेक्ट पड़े हमारे देश पे। इसी सोच के साथ ये योजना लाई गई थी। फिर अगर हम लोग राज्य स्तरीय संस्थान के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की चर्चा कर सकते हैं। ये भी उसी अधिनियम से बनाया गया था। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, उसके प्रधानमंत्री रहते हैं। अब इसके कार्य क्या हैं? ये राज्य आपदा प्रबंधन की योजनाओं को तैयार करता है और जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजनाएं होती हैं उसको अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में लागू करता है। फिर उससे नीचे लोकल लेवल पे अगर हम देखें, यानी स्थानीय स्तर पे देखें, तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है, जिसको DDMA भी कहा जाता है। ये भी उसी एक्ट से 2005 में स्थापित किया गया था। एक्ट के अनुसार जो अधिनियम है वो ये कहता है कि हर एक राज्य में जितने भी ज़िले हैं, प्रत्येक ज़िले में उस राज्य सरकार को यह आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करना होगा। ये अधिनियम इस प्रकार का ऑब्लिगेशन राज्य सरकारों पर लगाता है। इनके जो अध्यक्ष हैं वो कलेक्टर होते हैं। अब जो ये लोग हैं ये राज्य आपदा प्रबंधन योजना के लिए अपने जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करते हैं, यानी उस जिले के लिए कौन सी योजना सूटेबल है, जो राष्ट्रीय योजना बनी है उसके अनुसार ये उसको तैयार करते हैं और उसके इम्प्लीमेंटेशन पे ये ध्यान देते हैं। इसके अलावा कुछ और भी अन्य संस्थाएं हैं जो इस चीज़ से जुड़ी हुई रहती हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल या NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। आपदाओं के मामले में अगर बचाव की बात करें या राहत प्रदान करने की बात करें तो जो ग्राउंड लेवल पे कार्य करती हैं वो यही ऑर्गेनाइजेशन होती है, यही फोर्स होती है। जो भी अलग अलग प्रकार की आपदाएं होती है उनमें इस पर्टिकुलर फोर्स को तैनात किया जाता है और ये वहाँ पे राहत प्रदान करने का कार्य करती हैं। अब दोस्तों हम अपने आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमको लिखना है कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था के लिए जो चुनौतियाँ हैं वह क्या हैं और उनके किस प्रकार से समाधान किए जा सकते हैं। टिप्पणी आपको करनी है, तो यानी शॉर्ट नोट काइंड ऑफ ए क्वेश्चन है, कोई खास इसमें मुख्य शब्द है नहीं। तो अब ये क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में उत्तर प्रदेश में समस्याएं चल रही हैं उसके बारे में चैलेंजेस लिखिए। तो भाई आंसर में आपको यही कहते हुए शुरू करना पड़ेगा अपना इंट्रोडक्शन कि हाँ, उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कानून और व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे आप शुरू ऐसे कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और उसके कारण कई सारी चुनौतियों का उसको सामना करना पड़ता है। अब जो चुनौतियाँ हैं ये, उनमें से एक चुनौती गरीबी है और वहीं पे एक चुनौती है लॉ एंड ऑर्डर या फिर कानून और व्यवस्था से संबंधित चुनौती। अब क्योंकि क्वेश्चन हमसे इस चुनौती के बारे में पूछ रहा है तो हम आगे इसी को विस्तार में बताएंगे।
हम कहेंगे कि जो राज्य है उसमें क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अपराध की दर बहुत बढ़ रही है और अलग अलग प्रवृत्ति के अलग अलग प्रकार के यहाँ पे अपराध हमको देखने को मिलते हैं। जैसे महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं, बुजुर्गों के खिलाफ अपराध होते हैं, उसके अलावा बच्चों के खिलाफ अपराध होते हैं। तो यहाँ पे ये जो अपराध की दर है ये धीरे धीरे करके बढ़ती चली जा रही है। और इसके अगर मेन कारण की बात करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि भाई गरीबी जो है लोगों को मजबूर करती है इस प्रकार के रास्ते अपनाने पे। उसके अलावा आप ये लिख सकते हैं कि राज्य में जो सांप्रदायिकता फैली हुई है वह भी एक कारण हो सकती है इसकी बढ़ते हुए ट्रेंड के संदर्भ में। फिर उसके बाद अब आपको लिखना है कि सरकार द्वारा क्या समाधान के स्टेप्स लिए जाने चाहिए। तो यहाँ पे आप कुछ स्टेप्स लिख सकते हैं जो सरकार ने लिए हैं। जैसे कि सरकार ने कई बार एनकाउंटर का सहारा लिया है ऐसे लोगों को शांत करने के लिए। उसके अलावा पुलिस कमिश्नर सिस्टम शुरू किया गया था लखनऊ में और गौतम बुद्ध नगर में, उसके बारे में जिक्र कर सकते हैं आप। उसके अलावा अलग अलग जगह पे अवेयरनेस कैंपेन चलाई जा रही हैं, जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं जिससे लोगों को बेहतर तरीके से जागरूक किया जा सके। जो पुलिस स्टेशन है उसको और ज़्यादा एक्सेसिबल बना दिया गया है, यानी लोगों की पहुंच में बना दिया गया है, जिससे अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी कानून या व्यवस्था संबंधी डर हो तो वो तुरंत पुलिस के पास जा सके और अपनी शिकायत दर्ज करा सके। फिर आपको अपने उत्तर को एक आशावादी नोट पर समाप्त करना होगा। ऐसा लिखें कि सरकार ने इसके लिए कई सारे कदम उठाए हैं, लेकिन अभी भी कुछ कुछ जगह पे स्कोप है, गुंजाइश है जहाँ पे सरकार और बेहतर कर सकती है और बेहतर सुधार ला सकती है। तो देखिए दोस्तों, हमने इसका उत्तर किस प्रकार लिखा है। शुरू हमने किया है कि उत्तर प्रदेश में जो आबादी वो बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जनसंख्या बहुत अधिक है। इसी वजह से काफ़ी सारी संभावित चुनौतियां इसके सामने आके खड़ी हो जाती हैं। जैसे कि प्रमुख समस्याओं में सबसे ज़्यादा जो भयावह है वो है अपराध या फिर क्राइम। यहाँ पे हमने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो या फिर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा दे दिया है। डेटा देने से हमारा जो उत्तर है वो और मजबूत बन गया है। डेटा से ये साबित होता है कि सच में इस क्षेत्र में क्राइम या फिर अपराध की जो दर है वो बढ़ गई है। डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक हिंसक राज्य बन गया है। देश में जितने भी अभी तक हिंसक अपराध हुए हैं करीब उसमें से 24% उत्तर प्रदेश में ही घटते रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश में जो क्राइम रेट है वो कितनी ज़्यादा है, ये चीज़ को आपने यहाँ से दिखाया। समस्या जो हमने बात की थी क्राइम की वो कितनी गंभीर है इस डेटा से हमको पता पड़ गया। उसके अलावा हमने एक और डेटा यहाँ पे लिया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2018 में राज्य महिलाओं के खिलाफ घट रहे अपराधों के मामले में देश में सबसे आगे रहा। 2017 में इस प्रकार के मामलों में करीब 7% की वृद्धि हुई। यानी ये हम लोग एक पॉजिटिव पॉइंट भी लिख सकते हैं कि भाई क्राइम की हालत ख़राब है, परंतु राज्य फिर भी प्रयास कर रहा है कि वह अच्छे से अच्छा करे। लेकिन इस प्रकार के जो फिगर्स हैं ये चिंताजनक हैं कि भाई महिलाओं के अगेंस्ट इतना ज़्यादा वहाँ पे क्राइम हो रहा है, ये एक चिंताजनक स्थिति है। तो आप चाहें तो इसको यहाँ भी कोट कर सकते हैं ये दिखाने के लिए कि स्थिति कितनी गंभीर है। या फिर आप पॉजिटिव, जब आप इस डेटा को पॉजिटिव में इस्तेमाल करेंगे तो आप इस प्रकार कर सकते हैं कि लगातार महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम है वो बढ़ते जा रहे हैं स्टेट में, लेकिन सरकार ने इसको देखते हुए कड़े कदम उठाए हैं। तो किसी भी डेटा को आप पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर और स्थिति की गंभीरता को दिखाने के लिए हमने लिखा है कि भाई 2017 के बाद से हत्या और बच्चों एवं जो एडल्ट्स हैं उनके खिलाफ अपराध जो भी हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, उसमें वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये जो सारे फैक्ट्स हैं ये दिखा रहे हैं क्राइम के मामले में उत्तर प्रदेश में स्थिति गंभीर है। फिर अल्टीमेटली हमने लिखा है कि इसके जो मुख्य कारक हैं वो व्यापक गरीबी और बेरोजगारी है। उसके अलावा धार्मिक मतभेद और सांप्रदायिकता भी अपने अपने यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। हालांकि अब हम आते हैं सोल्यूशन पे, जो दूसरा भाग है इसका। सरकार ने कई सारे यहाँ पे स्टेप्स लिए हैं जिसके तहत इन अपराधों को, इन क्राइम्स को रोकने की कोशिश की। जैसे कि पुलिस एनकाउंटर्स एक ऐसा स्टेप था जो ऐसे क्राइम्स को कम करने में काफ़ी हद तक लाभदायक रहा। उसके अलावा पुलिस कमिश्नर सिस्टम इंट्रोड्यूस किए गए लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में। इन्होंने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया क्राइम को कंट्रोल करने में। उसके अलावा लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए भी सरकार ने यहाँ पे प्रयास किए हैं। ऐसे प्रयास किए गए हैं कि लोगों का नज़दीकी पुलिस स्टेशन से संवाद बेहतर बनाया जा सके, लोगों की पहुँच पुलिस थानों तक आसान बनाई जा सके, जिससे अगर कोई भी समस्या का सामना वे कर रहे हों तो तुरंत वे पुलिस के पास पहुँच सकें।
हालांकि अब इस सरकार के आने के बाद से पहले के परिदृश्य में कुछ हद तक सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी काफ़ी कार्य किया जाना यहाँ पे बाकी है और भी कई सारे स्टेप्स, कई सारे समाधान लगेंगे क्षेत्र में क्राइम की दर को कम करने के लिए। तो इस प्रकार से आप पॉजिटिव एंड पे अपना उत्तर ख़त्म करें और आशावादी रहें कि अगर और ज़्यादा कुछ स्टेप्स लिए गए तो क्राइम रेट और कम हो सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने ये वाले पेपर का डिस्कशन समाप्त किया। आने वाले लेक्चर्स में आगे के पेपर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पूरे लेक्चर में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।